हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग अपने एग्जाम CUET का जो डोमेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका सैम्पल पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब अभी तक हम 2 सैम्पल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप सो कि वो दोनों वीडियोस आप लोग देख चुके हो। तो अब तक जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या पर्टिकुलर पैटर्न है हमारे इस एग्जाम का और कैसे जो है हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होना है, राइट? पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड हमारा एग्जाम होने वाला है एंड सेम ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही जो है हम लोग अपने सैम्पल पेपर्स को देखने वाले हैं, बिकॉज सैम्पल पेपर्स आर द काइंड ऑफ प्रैक्टिस पेपर, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में आते हैं जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। ठीक, अब सैम्पल पेपर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को हर एक एग्जाम में बिल्कुल पढ़ना है। ये कुछ सेकंड्स लेते हैं लेकिन इन्हें पढ़ना जरूर है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। ये नहीं कि अरे हमने ये देख तो लिया तो वो सेम ही है, सेम वेम कुछ नहीं होता है। एक बार पढ़ना जरूरी है, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं हम लोग अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस। टाइम अलाउड रहेगा आपके पास में 45 मिनट्स फॉर पर सब्जेक्ट। जितने भी आप मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 6 ले रहे हो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, तो पर सब्जेक्ट आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए, उसका जो है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। एंड जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 200 के रहेंगे। ये भी जो है आपका पर सब्जेक्ट है, ठीक है? सो दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 MCQs, अटेम्प्ट एनी 40 आउट ऑफ 50। इस क्वेश्चन पेपर में 50 MCQs है, इसमें से आपको कोई भी 40 MCQs जो है वो अटेम्प्ट करने हैं एंड 10 MCQs आप लीव कर सकते हो, ठीक है? और जब लिखा गया है कि आपको 40 अटेम्प्ट करने, तो 40 अटेम्प्ट करो। 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल जो है जिसमें आपको डाउट है, जो आपको नहीं बन रहे हैं, उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत आंसर चूज किया है तो नेगेटिव भी मार्क होगा, 1 मार्क नेगेटिव जाएगा आपका। और अगर आप 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व भी कर दोगे तो भी आपको 200 से नंबर ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? तो जिसमें डाउट है उस क्वेश्चन को आप लीव करो, जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें जो है आपकी श्योरिटी नहीं है, उस क्वेश्चन को लीव करो। और ऐसे करके आप 10 क्वेश्चंस छोड़ोगे, ठीक है? पूरे 50 मत सॉल्व करके आना, ये सिंपली जो है आपका वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, जिसमें एकदम श्योरिटी है सिर्फ वो 40 आपको मार्क करना है, ठीक है? देन करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी गिवन 5 मार्क्स। अगर आपका जो है करेक्ट आंसर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज किया है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 मार्क जो है वो डिडक्ट होगा, ठीक है? अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड है और या फिर कोई क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर किया है लेकिन वो मार्क है फॉर रिव्यू, और एट द एंड जब आपका पेपर खत्म होता है तब भी अगर वो रिव्यू के लिए ही मार्क्ड है तो उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, भले ही वो आंसर आपका सही भी होगा तो, ठीक है? More than one option is found to be correct, then 5 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि बाय चांस और बाय एनी मिस्टेक जो है आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसके जो ऑप्शंस गिवन है उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो, तो ऐसे केस में आपको एटलीस्ट उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। अगर आपने करेक्ट आंसर चूज किया है, अगर एक भी करेक्ट आंसर को चूज किया है तो आपको जो है 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हो और बोलते हो कि नहीं वो क्वेश्चन ही गलत था, तो उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? इसलिए अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही है तो जो भी जितने भी ऑप्शन चाहिए उनमें से कोई भी एक सही ऑप्शन पर आपको जो है टिक करके आना होगा, ठीक है? If all options are found to be correct, then 5 marks will be awarded to all those who have attempted the questions, and calculator, any electronic gadgets are not permitted. All right, I guess clear है आपके जो instructions है वो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चंस अपने हैं जो हैं वो कंप्लीट करते हैं, 1 by 1 सारे 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a factor payment? इनमें से जो 4 ऑप्शंस गिवन है उनमें से हमें बताना है नॉट अ फैक्टर पेमेंट वाला ऑप्शन, ठीक है? कि भाई फैक्टर पेमेंट कौन सा नहीं, फैक्टर पेमेंट नहीं, इट मींस कि वो ट्रांसफर पेमेंट होगा, ठीक है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, बी, सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, C, rent paid to the owner of a building, and D, scholarship given to a student.
अब इसमें से आई गेस बहुत ही क्लियरली आप लोग बोल दोगे कि मैडम बी और सी तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये फैक्टर पेमेंट्स है। कैसे बोला? क्योंकि एक साइड जो बी वाला ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है, सैलरीज गिवन है, सैलरीज दी जा रही है, ठीक है। तो सैलरीज तभी दी जाएगी जब कोई काम कर रहा होगा, राइट। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो उनकी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें सैलरीज मिल रही है। एक कोई बिल्डिंग का ओनर है, वो अपनी जो बिल्डिंग है उसे किसी और को दे रहा है कि एज एन लैंड जो है दे रहा है कि वो यूज कर सके, तो उसे रेंट मिल रहा है, उसने अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की इसलिए उसे रेंट मिला, ठीक है। सो ये दोनों तो बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये फैक्टर जो है पेमेंट्स ही होंगे। हमें नॉट अ फैक्टर पेमेंट बताना है, ये याद रखना, क्या बताना है, नॉट अ फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब ए वाले पर आए, ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, ए वाले पर आते हैं सबसे पहले, फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, फ्री। फ्री का मतलब भाई जो भी फ्री की चीज मिलती है ऐसे ही मिल जाती है, उसे हम बेसिकली यही मान देंगे वो ट्रांसफर पेमेंट होगा। लेकिन डिफेंस पर्सनल को फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है, सो दिस इज अ फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर पेमेंट क्यों है, इसका रीजन हम जान लेते हैं। देखो, जो डिफेंस पर्सनल्स है, जो आर्मी है, वो अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बदले में, क्योंकि वो वहां पर ये काम कर रहे हैं, इसलिए जो है उन्हें यूनिफॉर्म मिल रही है। कोई आपको आकर तो नहीं देने वाला है आर्मी या डिफेंस की जो यूनिफॉर्म है वो, राइट। हम तो नहीं पहन सकते ना, हमें कोई लाकर नहीं दे रहा है कि ये लो फ्री यूनिफॉर्म दे देते हैं हम आपको, नहीं, कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम जो है अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस सेक्टर में अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो चीज हम उसके लायबल ही नहीं है। डिफेंस पर्सनल जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उन सबको उस काम के बदले जो है वो यूनिफॉर्म दी जा रही है कि आप लोगों को ये यूनिफॉर्म पहनना है, जिससे कि वो चीज एक आइडेंटिफाइबल भी रहे कि यस यू आर फ्रॉम दिस सेक्शन। और जो मतलब कि जो वो यूनिफॉर्म लिखी हुई है फ्री, वो फ्री में एक्चुअल में नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए उन्हें यूनिफॉर्म मिली है। तो इसलिए इसे हम ट्रांसफर पेमेंट नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। उन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है, इसलिए उन्हें जो है क्या मिल रहा है, उन्हें जो यूनिफॉर्म है वो मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, बिकॉज दिस इज अ फैक्टर पेमेंट। तो अब जो है बहुत ही क्लियरली, और जो हम डी वाला ऑप्शन है वो बहुत ही क्लियरली आंसर कर सकते हैं कि ये एक फैक्टर पेमेंट नहीं है। दैट इज स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है, स्टूडेंट्स ने कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की है, येट उन्हें स्कॉलरशिप मिली है, उन्हें हेल्प की गई है, ठीक है। अब वो वेरियस जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि किसे जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें, बट स्कॉलरशिप जो है वो क्या है, वो फैक्टर पेमेंट नहीं है, वो ट्रांसफर पेमेंट है। और हमें वही बताना है कि फैक्टर पेमेंट कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट्स, ठीक। फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फार्मिंग विच फोकसेस ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड। ऐसी फार्मिंग जो कि किस पर फोकस कर रही है, जो बेसिक नीड्स है फैमिली की उस पर। मतलब कि एक फैमिली है, उसमें जो वो लोग जो है फार्मिंग करते हैं, एंड वो जो भी क्रॉप्स वो लोग ग्रो करते हैं वो खुद ही यूज कर रहे हैं, खुद की नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग की जा रही है। तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर स्टैग्नेंट फार्मिंग, बी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सी कमर्शियल फार्मिंग एंड डी नन ऑफ दीज। बहुत ही इजी आंसर आएगा, दैट वुड बी ऑप्शन बी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक फार्मर अपना जो भी प्रोड्यूस होता है उसे मार्केट में सेल करता है, तब हम बोलते हैं कि ये कमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। लेकिन जब एक फार्मर जो प्रोडक्शन है, जो फार्मिंग है वो करता है और उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को एक फैमिली में ही यूज करता है, खुद की फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करता है, तो उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक। आई गेस क्लियर है अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर।
डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई का मेन सोर्स बताना है इकोनॉमी में। ऑप्शंस सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बोथ ए एंड बी एंड डी गवर्नमेंट। क्या आएगा स्टूडेंट्स? मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई बोथ ए एंड बी। अगर यहाँ पर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक अगर अकेले अकेले गिवन होते तो हम जो है उन्हें चूज करते, लेकिन एक ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसमें जो है हम बोथ ए एंड बी को करेक्ट आंसर चूज करेंगे। अब आप लोग बोलोगे मैडम मनी सप्लाई तो कमर्शियल बैंक कर रही है, सेंट्रल बैंक कहां से कर रही है? देखो सेंट्रल बैंक जो है वो वेरियस क्या कर रही है, वेरियस पॉलिसीज फ्रेम करती है जिनके बेसिस पर कमर्शियल बैंक रन कर रही है। तो कमर्शियल बैंक अल्टीमेटली सुनेगी किसकी? सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक बोलेगी मनी सप्लाई बढ़ाओ तो मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा, सेंट्रल बैंक बोलेगी मनी सप्लाई को कंट्रोल करो तो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा। सो दैट मीन्स जो पूरा मनी सप्लाई है उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? वो सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक दोनों होंगी। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी नहीं होता बोथ ए एंड बी, तो आप क्या चूज करते? तो आप जो हो अगर कमर्शियल बैंक चूज करते तो भी सही था, सेंट्रल बैंक चूज करते तो भी सही था, क्योंकि हम लोगों ने अपने इंस्ट्रक्शंस में ही पढ़ा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें कि आपके एक से ज्यादा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो आप कोई भी करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट 5 मार्क्स। ठीक है, तो अगर बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम ए या फिर बी दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते थे। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। हाउ इज दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? ठीक है, एक कंपनी है इंडिया की जिसने लोन लिया है, किससे? एक कंपनी जो कि आपके अब्रॉड में है, ठीक है, फॉरेन में है। अब मतलब कि एक दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में क्या आया? मनी आया। जब मनी आता है स्टूडेंट्स तो हम उसे कहां पर नोट डाउन करते हैं? क्रेडिट साइड पर, राइट। जब हम मनी देते हैं, जब हम मनी जो है हमारे पास से जाता है तो हम उसे डेबिट बोलते हैं, और जब मनी हमारे पास में आता है तो वो रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, तो पहली चीज तो यहां से जो क्रेडिट साइड है वो देख ले हम लोग, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है इन दोनों में क्रेडिट साइड है, बी और डी में डेबिट साइड लिखा हुआ है, तो ये चीज तो गलत हो जाती है। अब ए और बी में क्या, ए और सी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर लिखा है करेंट अकाउंट और यहाँ पर क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट। लोन लिया गया है, लोन इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, एंड जब भी हम असेट या लायबिलिटी पर बात करते हैं या असेट या लायबिलिटी पर अगर कोई भी चीज अफेक्ट करती है तो वो कहां पर रिकॉर्ड की जाती है? इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लोन लिया गया, हमारी कंट्री की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हुई, लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट मींस वो आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर इसकी वजह से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर उसकी वजह से असेट या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है तभी हम जो है करंट अकाउंट में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। जब अगर मनी हमारे पास में आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, अगर मनी हमारे पास से जा रहा है, हम जो है पेमेंट अगर कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड पर आ जाता है, एंड जो रिसीट होती है वो आपकी क्रेडिट साइड पर। इफ असेट या लायबिलिटी पर आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से असेट या लायबिलिटी पर अफेक्ट होता है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में आता है, और अगर असेट या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है तो वो आपके करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गई चीज अच्छे से आप लोगों को। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। An establishment in which 8 workers are employed is called informal sector, secondary sector, tertiary sector and formal sector। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये जो बी और सी ऑप्शन गिवन है ये आपके सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। किसी भी पर्टिकुलर चीज को, किसी भी पर्टिकुलर वर्क को, ऑर्गेनाइजेशन को हम सेकेंडरी बोले या टर्शरी बोले, वो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क वहां पर हो रहा है। ये नहीं कि वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, ये इससे हमें मतलब नहीं होता है।
किस टाइप का वर्क किया जा रहा है उससे जो है हम बताते हैं कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके सेकेंडरी सेक्टर में आएगा या कोई भी एक एक्टिविटी आपके सेकेंडरी सेक्टर में आएगी, टर्सरी में आएगी या फिर प्राइमरी में आएगी। यहां पर जो क्वेश्चन है वो वर्कर के नंबर से रिलेटेड है, तो वर्कर के नंबर से जब रिलेटेड है तो या तो इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर में से एक करेक्ट ऑप्शन हमें बताना होगा। तो क्या बोला गया, एस्टैब्लिशमेंट इन विच 8 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इज कॉल्ड, जहां पर सिर्फ 8 वर्कर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसे क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। किसी भी सेक्टर को अगर फॉर्मल सेक्टर कहलाना है तो यहां पर मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए या 10 वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर 10 से कम वर्कर्स आपको कहीं पर दिख रहे हैं तो दैट क्लियरली मींस कि वो इनफॉर्मल सेक्टर होगा, ठीक है। और अगर मिनिमम 10 वर्कर्स और अगर 10 से ज्यादा वर्कर्स भी हैं तो उस पर्टिकुलर सेक्टर को उस पर्टिकुलर वर्क को या ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर का वर्क कहेंगे, ठीक। आई गेस अच्छे से क्लियर है कैसे नंबर ऑफ जो वर्कर्स है उससे हमने डिफाइन किया फॉर्मल इनफॉर्मल। आई होप सो ये चीज क्लियर है आप लोगों को। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। A situation when AS is equals to AD along with fuller utilization of resources in the economy is called, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर AS किसके इक्वल होता है, AD के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि AS और AD अगर इक्वल है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अगर इक्वल है तो ये सिचुएशन है आपके इक्विलिब्रियम की। लेकिन हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो 3 कंडीशंस में क्या किया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये 3 पढ़े, तो इसके लिए अब आगे वाला जो सेंटेंस है वो हमें पढ़ना होगा इसी क्वेश्चन का कि और आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे हम बताएंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम है ये। Along with fuller utilization of resources, fuller utilization हो रहा है resources का, सारा जो utilization है, जितने भी resources है वो fully utilize किए जा रहे हैं, ठीक है। So that means इस particular चीज को आप क्या बोलोगे, equilibrium at full employment level, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ full employment equilibrium। अब देखते हैं ऑप्शंस को। ए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, नहीं है, हमने देखा फुल एम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशनरी गैप कब अराइज होता है, जब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। हम देख रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है तो इन्फ्लेशनरी गैप भी नहीं होगा। डिफ्लेशनरी गैप कब होता है, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है, वो चीज भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। सी ऑप्शन पर आ जाओ, इक्विलिब्रियम विदाउट एक्सेस कैपेसिटी, क्या बोल रहा है सी ऑप्शन आपको, इक्विलिब्रियम विदाउट एक्सेस कैपेसिटी। अब जो है हमारे पास में और इससे जो हमारा इक्विलिब्रियम है दैट इज एट दैट पॉइंट जब AS इज इक्वल्स टू AD है, उससे ज्यादा जो है एक्सेस कैपेसिटी नहीं है किसकी, इकोनॉमी की, ठीक है। दैट मीन्स कि एट द मोस्ट जो इकोनॉमी है वो इतनी ही एग्रीगेट सप्लाई कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है। इट मींस कि कोई भी रिसोर्स जो है वो आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं रखा गया है। सारे रिसोर्सेज जो है वो उनकी फुल कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं, उनकी फुल कैपेसिटी में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट मींस इक्विलिब्रियम विदाउट एक्सेस कैपेसिटी जो है वो आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को ही शो कर रही है। ऑल राइट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन सी। थोड़े से लॉजिक्स लगाने की जरूरत है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, एलिमिनेट ही किया। हमें सीधा सीधा दिख रहा है ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब अगर हमें कोई डाउट भी है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो वो डाउट क्लियर आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ए, बी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऑब्वियस ही चीज है, एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचा है, दैट इज योर ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर को चूज करते भी आना चाहिए आपको, साथ ही साथ एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे जो है एलिमिनेट कर सकते हो चीजों को और अपना जो आंसर है उस पर पहुंच सकते हो, ठीक। आई गेस क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया है अच्छे से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following year is referred to as year of great divide? इनमें से कौन सा ईयर है जो कि year of great divide कहा जाता है या year of great divide के जो है वो देखा जाता है। बहुत ही क्लियर और इजी क्वेश्चन है ये।
देखो ये जो फिगर्स वाली चीज हो जाती है, जो ईयर्स हो गए, डेट्स हो गए, ये थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। और याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप रिवाइज करते जाओ। अगर आप रिवाइज प्रॉपरली करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सारे फिगर्स को, डेट्स को याद करने में, ठीक है। एक बार अच्छे से याद करो, उसे फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस भी बनाए जिसमें कि मैंने स्पेसिफिकली डेट्स के ऊपर जो है वीडियो बनाया कि ये डेट्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो वीडियोस जाकर भी देख सकते हो और वहां से अपने जो डेट्स वगैरह है, ईयर्स वगैरह, ये याद कर सकते हो। सो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा ईयर था? 1881, 1891, 1921 एंड 1947। सो दैट वाज इन द ईयर 1921, राइट। जो 1921 है, इस ईयर को हम जानते हैं एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी गिवन है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्टली मैच्ड पेयर। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ 1A 2B, तो इनमें से जो आपके करेक्ट पेयर है, जो कॉलम ए में लिखा है उसको जो है करेक्टली मैच करने वाला अगर कॉलम बी में लिखा है तो उस पेयर को हम चूज करेंगे एज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट वाला है 1A, देखते हैं। एमपीसी, रेशियो ऑफ सेविंग्स टू कंजम्पशन। एमपीसी बोला जा रहा है कि क्या है? रेशियो ऑफ सेविंग टू कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस ये बोल रहे हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज एस डिवाइडेड बाय सी। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल नहीं। हमें पता है एमपीसी होता है चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। सो दैट मीन्स आपका जो 1A है ये वाला आपका करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। 2B देखते हैं अब। 2B क्या है? एपीसी, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। व्हाट इज एपीसी? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कैसे निकालते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम करके, ठीक है। क्या यही चीज यहाँ पर गिवन है? रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम यही गिवन है। दैट मीन्स ये वाला पेयर हमारा करेक्टली मैच्ड है। 3C पर देखते हैं। एपीएस, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू सेविंग। क्या बोल रहा है एपीएस में? यहाँ पर क्या गिवन है? कंजम्पशन टू सेविंग लिखा हुआ है। एक्चुअल में एपीएस क्या होता है? एक्चुअल में एपीएस होता है एस डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। तो ये चीज क्या है? गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला जो हमारा 3C है ये भी गलत है। 4D देख लेते हैं। एमपीएस, रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है? एमपीएस का रेशियो ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट होता क्या है? एमपीसी, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, राइट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहां से आ गया? ऑलराइट, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग है। तो आपका जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो कौन सा है? 2B, दैट इज एपीसी, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन बी जो कि बता रहा है हमें 2B, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Unforeseen obsolescence of fixed capital asset during production is। अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस जो होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे क्या कहा जाता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल लॉस, इनकम लॉस, नन ऑफ द अबव। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब क्या है? दिस इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का ही ये दूसरा नेम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है? डेप्रिसिएशन इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये तो होगा ही होगा। अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस की अगर बात की जाए, सो इज दिस अनफोर्सीन? नहीं, ये तो हमें पहले से पता है कि डेप्रिसिएशन तो होना ही है। इतना जो है आपका कोई भी जो असेट है, कोई भी जो मशीन्स वगैरह है, कोई भी जो चीज है वो डेप्रिसिएट होगी ही होगी। सो दिस इज नॉट अनफोर्सीन। जब हम बात करते हैं अनफोर्सीन, मतलब कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा और हमें नहीं पता है कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में इतना ही डिफरेंस है कि डेप्रिसिएशन में असेट की वैल्यू कम होती है, बट दैट इज एक्सपेक्टेड, वो ऑलरेडी पता होता है कि असेट की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी। लेकिन जब हम कैपिटल लॉस की बात करते हैं तो इसमें असेट की वैल्यू कम होती है लेकिन वो चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती है। दैट इज अनफोर्सीन, वो नहीं सोचा गया होता
है पहले से कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, बट वो हो जाता है, ऑलराइट। सो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज कैपिटल लॉस। ठीक, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर मेकिंग, ऑप्शंस आर इंटरेस्ट पेमेंट, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, सम स्पेसिफिक पेमेंट। अब देखो बेसिकली जो प्राइमरी डेफिसिट है वो होता क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। फिस्कल डेफिसिट को हम बोरोइंग्स भी कह सकते हैं, हम बोरोइंग्स के नाम से जानते ही हैं फिस्कल डेफिसिट को, राइट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग हम बोल देंगे ना। जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कैसे निकाल रहा हूं, फिस्कल डेफिसिट दैट इज बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आपको बोला गया है फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग, क्या बनाने के लिए। अब देखो इसे थोड़ा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। 200 मान लीजिए क्या है आपका फिस्कल डेफिसिट है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो मान लीजिए 150 है, तो 200 माइनस 150 विल गिव यू 50 रुपीज। ये जो 50 रुपीज आ रहा है आपका फिस्कल डेफिसिट, ये क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट जो बोरोइंग कर रही है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज है जो कि कोई अदर काम के लिए यूज कर रही है देन इंटरेस्ट पेमेंट। सो बेसिकली जो फिस्कल जो प्राइमरी डेफिसिट है, सॉरी, वो आपको क्या बताता है, प्राइमरी डेफिसिट आपको बताता है गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स अदर देन इंटरेस्ट, राइट, कि ये इंटरेस्ट के बिना वाली आई है ना, कि बोरोइंग्स में से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर कितना डेफिसिट बचा, ये बताता है, ये चीज शो कर रहा है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कितनी गवर्नमेंट की अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर गवर्नमेंट जो है कितना बोरो कर रही है, कितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अगर मान लो आपका फिस्कल आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 0 आ जाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर भी वो 200 आता है, जितना बोरो किया पूरे के पूरे को इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज किया गया। दैट मींस गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो है वो और कहीं यूज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज की जा रही है, पास्ट के जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट है उनके लिए। ठीक है, तो जब 0 होता है वो ये इंडिकेट करता है, अदरवाइज जो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक, आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू, फॉरेन एक्सचेंज का जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पर पूरी जो है करनी होगी। ठीक है, ऑप्शंस हैं, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, ऑप्शन बी, द प्राइस ऑफ वन करेंसी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री, option C, the price of one currency in relation to other currencies in the international money market, and option D, none of the above। अब देखो बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, इसमें आई डोंट गेस कि कोई भी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत होगी। फर्स्ट वाले पर अगर हम आ जाएं तो द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, इज दिस ट्रू? नॉट एट ऑल। हम फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। दैट मींस आपकी करेंसी किसी भी फॉरेन जो करेंसी है उससे किस रेट पर एक्सचेंज की जाती है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर क्या आया, इंटरनेशनल मनी मार्केट आया, डोमेस्टिक मनी नहीं है यहाँ पर, इंटरनेशनली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसीज का। उसके बाद में बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ अदर करेंसी अनदर कंट्री, सॉरी। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है बी, क्या ये सही है? हमारी करेंसी की जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की जो प्राइस है वो कोई दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन कर रही है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, राइट। तो ये भी आपका जो है गलत ऑप्शन है। सी वाला ऑप्शन है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी, एक करेंसी का प्राइस किसके रिलेशन में, दूसरी करेंसी के रिलेशन में। क्या यही चीज आपका फॉरेन एक्सचेंज है कि आप किस प्राइस पर, किस रेट पर आपकी करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, और ये हो रहा है आपके इंटरनेशनल मनी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर देख रहे हैं हम। ठीक है, सो इज दिस द करेक्ट ऑप्शन? बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू, आगे जो है पूरा ये कंप्लीट कर रहा है। सो दैट मींस आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन सी। ठीक, फिर चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइड्स हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट?
कौन सा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जो कि हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है? एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और गवर्नमेंट, कौन सा आएगा? प्राइमरी सेक्टर। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में भी जो सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर बेसिकली अगर हम बात करें तो, राइट। सो आपकी जो कंट्री है उसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर। दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ऑल्दो वहां पर जो वर्क कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं होती, बट येट जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है वो कौन सा है? आपका प्राइमरी सेक्टर है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज और वर। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई ब्रिटिश के टाइम पर, तो उसका जो है क्या इंपैक्ट था? लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज्ड बर्डन ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ गुड्स मेड इन ब्रिटेन, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, वहां पर जो लोग काम कर रहे थे अब वो लोग क्या हो गए? वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो क्या आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। ठीक है, उसके बाद में ये जो अनएम्प्लॉयड लोग थे ये काम करने कहाँ गए? इन्हें कहीं ना कहीं तो काम करना ही था ना, क्योंकि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है। तो इसके लिए फिर अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो डिक्लाइन हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वही डिक्लाइन हो गया, हम ये बोल सकते हैं। तो अब लोग काम करने कहाँ गए? एग्रीकल्चर में, राइट, फार्म्स पर वर्क करने गए। दैट मीन्स अब फार्मिंग बढ़ी। तो इसका ये मतलब हमें समझ में आया कि जो फार्मिंग लैंड है उनके ऊपर जो है बर्डन बढ़ गया, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर बर्डन बढ़ गया। ऑलरेडी बहुत लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट थे, अब वहां पर वो बर्डन और ज्यादा इंक्रीज हो गया था। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। अब थर्ड वाले ऑप्शन पर आए अगर हम, तो अब हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज है वो तो डिक्लाइन हो गई, लेकिन क्या इसकी वजह से हमारी डिमांड भी कम हो गई? नहीं, हम डिमांड तो कर रहे हैं ना, हमें गुड्स तो चाहिए, हमारी जो नीड्स है उन्हें फुलफिल करने के लिए गुड्स की तो जरूरत है। ये गुड्स अब कहां से आएंगे? अब ये गुड्स ब्रिटेन से आने लगे थे, राइट। मतलब कि जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया था, क्योंकि अब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो अब जो है ब्रिटेन का जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया था, राइट। सो इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ गुड मेड इन ब्रिटेन, ये चीज भी हमें देखने को मिली थी। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Traditionally, Dash has been solely responsible for developing the country's infrastructure. Private sector, households, government, foreign sector. Traditionally अगर हम लोग बात करें तो कौन सा पर्टिकुलर मतलब कि जो कौन सा सेक्टर है जो कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है? शुरू से ही अगर हम बात करें तो एक जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे आगे जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो कौन सा सेक्टर था या वो किसने ली? दैट वॉज गवर्नमेंट, राइट। स्टार्टिंग से ही जो है गवर्नमेंट ये सारे जो स्ट्रैटेजिकल वर्क्स है अपने हैंड में लेते आई है और उसे जो है डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो हो जाता है कभी कभार गलती से। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नमेंट। ऑल राइट, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Which of the following statement is true? अब हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। M1 is the most liquid measure of money supply. M2 is the most liquid measure of money supply. M3 is the most liquid measure of money supply. And D, all these statements are true. बहुत ही सिंपल है। अब देखो M1, M2 और M3 तीनों में से मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई कौन सा है? M1 है। 2 and 3 का नंबर बाद में आता है, सबसे ऊपर आएगा M, मोस्ट जो है लिक्विड मेजर, देन उसके बाद में थोड़ा कम लिक्विड मेजर, दैट वुड बी M2, फिर और कम लिक्विड मेजर, दैट वुड बी M3, एंड बिल्कुल ही कम लिक्विड मेजर, दैट वुड बी M4। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक,
फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। जब हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से जो है रिलेटेड बातें करते हैं? नहीं, इकोनॉमी के पूरा डेवलपमेंट, इट मींस कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा? योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए एंड इकोनॉमिक वेलफेयर भी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। If in an economy the value of net factor income from abroad is 200 crores and the value of factor income to abroad is 40 crores, identify the value of factor income from abroad। आपके पास में क्या वैल्यू गिवन है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप कैसे फाइंड आउट करते हो? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट? ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब आपको फाइंड आउट करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड बाकी की दोनों चीजें गिवन है, तो बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लोगे। वी नो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 200 इज इक्वल्स टू फैक्टर इन, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी 200 थी, इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट वुड बी 40। यहाँ पर माइनस में उस साइड जाएगा, प्लस बन जाएगा, 200 प्लस 40 विल गिव यू 240 करोड़। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? योर ऑप्शन सी, दैट इज 240 करोड़। देन चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Income rises from 50,000 to 60,000. Consumption increases from 40,000 to 48,000. In this situation, what will be the value of marginal propensity to consume? ठीक है, क्या गिवन है? इनकम की जो चेंजेस है वो गिवन है, कंजम्पशन की जो दो वैल्यूज है वो गिवन है, और आपको बोला गया आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत ही इजी है फाइंड आउट करना। वी नो MPC इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। चेंज इन C और चेंज इन Y आप कैसे निकालोगे? न्यू या फाइनल कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन एंड फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम। ऑल राइट, दैट इज 48,000 माइनस 40 हम करेंगे। C1 इज 48,000, जो न्यू कंजम्पशन है वो क्या है? 48 है और पुराना वाला 40 है, तो 48,000 माइनस 40,000 विल गिव यू 80,000। और वहीं अगर हम चेंज इन इनकम की बात करें तो ये 60,000 है, 50,000 है। 60,000 इज द न्यू वन, 50,000 इज द ओल्ड वन, तो 60 माइनस 50 करोगे कितना आ जाएगा? 10,000, राइट? सो 80,000 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है? 10,000 करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, दिस वुड बी 8,000 नॉट 80,000, आई एम सो सॉरी, एक जीरो ज्यादा लग गया, 8,000। ठीक है, सो 48,000 माइनस 40,000 विल गिव यू 8,000 एंड दिस वुड बी 10,000। इन दोनों को डिवाइड कर दो, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गए, 8 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 0.8। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज 0.80। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एमपीसी को सॉल्व करना एंड फाइंड आउट करना। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से आता है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। What is the other name of microeconomics and macroeconomics? Microeconomics और macroeconomics का अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, प्राइस थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब बेसिकली आपको नाम बताने हैं, यहाँ पर जो है सीधा सीधा आपको नाम बताना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी। ठीक है, तो या तो ए, बी एंड डी ऑप्शन इनमें से कुछ सही होगा। सही कौन सा होगा? जिसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी सही नाम गिवन है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कह सकते हैं एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कह सकते हैं। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। फिर चले आगे नेक्स्ट वाले पर। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट इज, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में इसका क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट एंड फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप प्राइमरी डेफिसिट को कैसे निकालते हो? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश अंडर आईपीआर 1956। जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज थी वो किसके कंट्रोल में रखी गई थी? जो आईपीआर 1956 था वो उसके अंदर जो है, उसके अंडर अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज किसके कंट्रोल के अंदर थी? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और नन ऑफ द अबव। स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज है वो आपके शेड्यूल ए का पार्ट थी, दैट इज पब्लिक सेक्टर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज पब्लिक सेक्टर। ठीक है, आई गेस क्लियर। फिर चले आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है? स्टेटमेंट्स देखते हैं। बोरोइंग्स फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक बाय द गवर्नमेंट इज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। देन बी इज नॉट ट्रू बताना है आपको, ठीक है। लोन्स गिवन टू श्रीलंका बाय गवर्नमेंट इज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। C is buying of machinery from Japan is an accommodating transaction, and D, borrowing from public is an accommodating transactions। ठीक है, accommodating transactions कौन से transactions होते हैं? ये वो transaction होते हैं जो कि कोई भी kind of disequilibrium को equilibrium में convert करने में help करते हैं। ठीक है, उन transactions को हम accommodating transactions कहते हैं। अब accommodating transactions मतलब कि आपके इक्विलिब्रियम लेवल को अगर वो सही कर रहा है, हम कोई भी जो है स्टेप ले रहे हैं जिससे हमारा इक्विलिब्रियम बना रहे, सो दैट मींस कि यहां पर जो है असेट एंड लायबिलिटीज पर जरूर क्या हो रहा होगा? अफेक्ट हो रहा होगा। ऑल राइट, बट अगर मैं ऑप्शन सी देखूं तो यहाँ पर क्या गिवन है? बाइंग ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान। मशीनरी अगर हम खरीद रहे हैं तो वो हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, वो कोई भी डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीधा सीधा ऑप्शन है वो आपको, जो रॉन्ग वाला ऑप्शन है वो ये दिख ही जाएगा, बाइंग ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान। ये ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन का पार्ट होगा, ये अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मशीनरी जैसी ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ये आप आपके प्रॉफिट के हिसाब से, आपके यूज के हिसाब से परचेज करते हो, लेकिन अगर आप लोन ले रहे हो, लोन दे रहे हो, तो वो जो है वो आपके अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का बिल्कुल पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट कौन सी हो गई? योर ऑप्शन बी, दैट इज बाइंग ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान इज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is a major cause of environmental degradation? इनमें से क्या है जो कि मेजर कॉज है किसका? environmental degradation का। Options are urbanization, B, rapid increase in population, C, use of HYV seeds, and D, all of the above। ठीक है, major cause of environmental degradation। देखो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बनाइजेशन की वजह से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ज्यादा जो है लैंड चाहिए तो उसके लिए वेरियस ट्रीज वगैरह कट किए जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के वजह से हम जो है बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजीज पर जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है बहुत ही एक मेजर स्केल पर क्या कर रहे हैं? हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन इज बिल्कुल हम बोलेंगे कि इज अ प्रॉब्लम या इज अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सेकेंड, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, अब एनवायरमेंट में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को जो है सेटिस्फाई कर सके। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से एक्सट्रैक्शन, ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है रिसोर्सेज का। दूसरी चीज, आप रिसोर्सेज को ऐसे यूज कर रहे हो कि उसकी केयरिंग कैपेसिटी के बाहर वर्क कर रहे हैं, उतना ही वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन है ये भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स को यूज करने की वजह से उनमें जो है बहुत ही केमिकल और पेस्टिसाइड्स इन सब की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड्स हमें यूज करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज HYV सीड्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे तो आपकी जो लैंड है वो पल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से वाटर भी पल्यूट हो रहा है, जो फूड ग्रेन्स हम लोग ले रहे हैं वो भी पल्यूटेड ही है, इन्फेक्टेड है, राइट, उनमें पूरा केमिकल्स यूज किए गए, तो ये भी आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
डिग्रेडेशन में जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉज बन रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जो है ये मेजर कॉज है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स, फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, इंटरेस्ट पेमेंट बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेमेंट लेस बोरोइंग्स, बोरोइंग्स लेस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कि फिस्कल पेमेंट इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, बोरोइंग्स, राइट। सो सॉरी, फिस्कल डेफिसिट नॉट पेमेंट, आई एम सो सॉरी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, बोरोइंग्स बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज बोरोइंग्स। ठीक, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अक्यूरिंग टू। जो नेशनल इनकम है वो है किसकी, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स किसका, ठीक है, किसमें किस चीज से हम लोग देख रहे हैं, नेशनल्स, इकोनॉमिक टेरिटरी, रेसिडेंस, बोथ रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस। देखो सिंपल सी चीज है, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या फैक्टर याद रखते हैं या क्या फैक्टर को लेकर चलते हैं, इस फैक्टर को कि क्या वो पर्टिकुलर इनकम एक हमारे रेसिडेंट ने रिसीव की है या नहीं। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट ने रिसीव की है, अगर रेसिडेंट, हमारा जो रेसिडेंट है वो कहीं से भी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट। सो जो आपकी नेशनल इनकम है वो रेसिडेंट पर बेस्ड पूरा फिनोमेना है। अब वो आपका रेसिडेंट आपकी कंट्री में रेसाइड करे या दूसरी कंट्री में रेसाइड करे वो चलेगा, लेकिन रेसिडेंट आपका होना चाहिए, राइट। तो नेशनल इनकम क्या होती है, सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, जो आपके रेसिडेंस की जो इनकम है। सो इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन सी, रेसिडेंस। ठीक, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Capitalist system pursue the policy of profit maximization as this system is based on। जो capitalist system है वो किस particular policy पर work करता है, profit maximization पर। क्योंकि ये system किस पर based है, market mechanism, प्लानिंग एजेंसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही क्लियर और जो है सिंपली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पॉलिसी उस पर क्यों बेस्ड है, उसमें हम लोग देखते हैं मार्केट मैकेनिज्म में डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। उसके बाद में प्लानिंग एजेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन रहता है, उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। कैपिटलिस्ट में ये नहीं है कि जो है मतलब कि कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है वो आपका गवर्नमेंट के थ्रू चलने वाला जो है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट चाहे उसे फुली ओन नहीं कर रही है, लेकिन प्रॉपर जो है पूरी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं और वो पॉलिसीज किसको माननी है, सारी जो फर्म्स हैं उन्हें माननी है। सो दैट मीन्स व्हाट, ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी रहता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हम बोलेंगे एज दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इन सारी चीजों पर बेस्ड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। एग्रीगेट डिमांड्स टू aggregate demand refers to the total demand for the goods and services in the economy as a whole. Aggregate demand constitutes consumption expenditure, investment expenditure and government expenditure only. The expenditure of household and private investment in an economy for an accounting year is termed as public consumption expenditure. The demand for only goods by household in the economy is termed as private investment expenditure. बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका, सबसे पहले हम आंसर देख लेते हैं। दैट वुड बी योर ऑप्शन है, क्लियर है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, टोटल डिमांड। ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एज अ होल, सारे सेक्टर से, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं मानते हम। एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं टोटल डिमांड जो पूरी इकोनॉमी में हमें देखने को मिल रही है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अगर मैं बी वाले पर आऊं तो यहाँ पर ये एक टर्म लिखा है ओनली, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नहीं, इसमें आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी तो आएगा, राइट। जो आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो भी तो इसका पार्ट होगी, है ना। ये जो ओनली वर्ड है ये गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हम सही नहीं बोलेंगे। उसके बाद में जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड और प्राइवेट इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा,
दैट वुड बी प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसे हम पब्लिक कहेंगे, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है हाउस होल्ड्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की, तो ये पब्लिक नहीं, ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। एंड अगर हम डी पर आए तो डी पर क्या, डी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या गिवन है, द डिमांड ऑफ ओनली गुड्स बाय हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी इज टर्म्ड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनका जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो भी आता है, हाउस होल्ड सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की डिमांड नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई और ऑप्शन ए। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। टू मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे आर डैश एंड डैश, ग्लोबल वार्मिंग and air pollution, global warming and ozone depletion, air pollution and noise pollution, ozone depletion and pollution। दो हमें क्या बताने हैं, दो मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज बताने हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारे ही जो है, ये सारे ही क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, लेकिन इसमें से स्टूडेंट्स आपको दो मेजर जो है एनवायरमेंटल इश्यूज बताने होंगे, एंड दो मेजर जो कि वर्ल्ड वाइड कंसर्न है उस पर, वो क्या है आपके, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। इसका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों जो है इसका पार्ट होंगे, ठीक है। एयर पोल्यूशन नहीं आएगा, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आएगा। ऑल राइट, फिर चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Now the question is, which of the following is the limitation of green revolution in India? इनमें से क्या है जो कि green revolution का limitation है? Uneven spread, change in farmers' outlook, self-sufficiency in food grain production, mechanization of agriculture। ग्रीन रेवोल्यूशन से मैकेनाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में भी जो है मशीन्स वगैरह आई, बिल्कुल आई, तो ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? दिस इज एडवांटेज, क्योंकि अब जो है काम स्पीड में होता है, प्रॉपर वे में होता है, ज्यादा अच्छे से हो पाता है, तो ये तो बेनिफिट है। हमें जो है लिमिटेशन बताना होगा, ठीक है। उसके बाद में सी वाला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट बनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, बिल्कुल बनी। ये चीज बेनिफिट है या हार्म है? दिस इज ऑब्वियसली बेनिफिट, तो दैट मीन्स कि ये भी क्या है, ये भी आपका बेनिफिट है, लिमिटेशन नहीं है। देन चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, जो फार्मर्स हैं उनका आउटलुक चेंज हुआ, उनका देखने का नजरिया चेंज हुआ, उन्हें समझ में आया कि अच्छा ट्रेडिशनल मेथड से ही नहीं बल्कि हम कुछ डिफरेंट मेथड से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये चीज सही हुई या गलत हुई? दिस इज सही, राइट। दैट मीन्स ये भी क्या है, बेनिफिट है। ए वाला है आपका अनइवन स्प्रेड, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका अनइवन स्प्रेड हमें देखने को मिला था। जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर है वहां पर ज्यादा जो है हमें इसका इफेक्ट देखने को मिला। वही कुछ रीजन्स थे जहां पर हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अनइवन स्प्रेड जो था वो इसका लिमिटेशन है, बिल्कुल है। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज अनइवन स्प्रेड। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। The non-tax revenue in the following is, इनमें से non-tax revenue क्या है? non-tax revenue मतलब कि टैक्स के फॉर्म में वो जो है रेवेन्यू हमने रिसीव नहीं किया है और किसी फॉर्म में रिसीव किया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड्स एंड एक्साइज। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? ये टैक्सेस है। एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये टैक्स है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जो कि आपको प्रॉफिट पर मिला, ठीक है, या आपके जो भी शेयर्स वगैरह। ऑलराइट, दैट मींस कि ये जो चीज है ये आपके टैक्स रिसीट नहीं है। दैट मींस नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी, दैट इज डिविडेंड्स। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। With every increase in the level of GDP, social welfare definitely increase in the economy। क्या लिखा गया है? With every increase in level of GDP, social welfare definitely increase in the economy। क्या ये true है? Not necessary। हो सकता है जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। This is absolutely possible, right? तो जो आपका असर्शन है वो क्या है? फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया कि हमेशा जब जीडीपी राइज होगा तब सोशल वेलफेयर भी राइज होगा।
तो ये चीज नेसेसरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट दैट इज असर्शन जो है वो आपका फॉल्स है। रीजन देखते हैं, जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी जो है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं है, किसका? वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी का। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। जीडीपी डज नॉट नेसेसरली शो द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जीडीपी सिर्फ नंबर से खेलता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया जीडीपी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि वो वेलफेयर ना हो रहा हो, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है हो सकता है वो ड्रग्स का प्रोडक्शन है और वो ड्रग्स का जो है वो इस चीज में लिख दिया हो हमने। पॉसिबिलिटीज, क्या वो चीज वेलफेयर में थी? नहीं थी। हो सकता है जो इंक्रीज, जो हमारा इंक्रीज्ड जीडीपी है, जो इंक्रीज प्रोडक्शन है, उसकी वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हार्म हो रहा हो, बट ये चीज आपकी जीडीपी में नहीं है। सो जीडीपी जो है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है सोशल वेलफेयर का, ठीक है। तो ये चीज, ये जो रीजन लिखा है ये बिल्कुल ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। अगर दोनों ट्रू होते तो ए या बी ऑप्शन में से कोई सा करेक्ट होता, एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो सी या डी ऑप्शन में से हमारे करेक्ट ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर से असर्शन रीजन है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन गिवन है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एसेंशियल है, किस चीज के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की। क्या ये चीज सही है? यस, बिल्कुल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल जो है जरूरी चीज है, नेसेसरी चीज है। रीजन में लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या ये चीज ट्रू है? यस, बिल्कुल ट्रू है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स देता है, बताता है और बोलता है कि आप ये अडॉप्ट करो ताकि आप प्रोडक्शन कर सको। तो बेसिकली आपके असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। अब देख लें कि रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या। पढ़ते हैं फिर से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट एनवायरमेंट friendly measures are adopted for carrying out the production process। क्या ये चीज सही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही है, राइट। एग्जैक्टली जो है आपका जो रीजन है वो इस असर्शन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एसेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो उसका रीजन हमने बताया कि इस वजह से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन ए, जो कि हमें बोल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। दोनों ही assertion और reason true है और जो reason है वो correctly explain कर रहा है आपके assertion को, ठीक। So I guess question clear हो गया है। फिर चले next वाले question पर। Pollution created by factories or vehicles is an example of पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ईदर ए और बी, नीदर ए नॉर बी, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर आंसर देना है कि जो पोल्यूशन क्रिएट किया जाता है फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से वो किसका एग्जाम्पल है। क्या वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है? पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? कोई भी काइंड ऑफ बेनिफिट। पोल्यूशन बेनिफिट है? नहीं, दिस इज दी हार्म, राइट। ये डिसएडवांटेजेस है, ये हार्मफुल है। तो जब कोई चीज अफेक्ट कर रही है एक नेगेटिव वे में, हार्म कर रही है, तो वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा? ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में। एंड जो फैक्ट्रीज और व्हीकल्स हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपने काम करने में वो दूसरे को कोई हार्म पहुंचा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन बी, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मनी सप्लाई इंक्लूड्स, मनी सप्लाई क्या इंक्लूड करते हैं? ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक, ओनली टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक, करेंसी विद दी बैंक्स। तो मनी सप्लाई में क्या इंक्लूडेड है हमें ये बताना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक। M1, M2, M3, M4 चारों पढ़े हैं, चारों में आपने देखा है वेरियस डिपॉजिट्स आए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बोला जाता कि मनी सप्लाई जो है पब्लिक का अगर बता दो कि क्या है, तो हम बताते कि क्या चीज है। अब ये पूरा जो है बैंक से रिलेटेड है,
तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन क्या चूज करना है, ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक। आप डिमांड डिपॉजिट बोलोगे, अगर ओनली डिमांड डिपॉजिट बोलोगे तो भी आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ अगर कैश करेंसी बोल रहे हो तो भी गलत हो जाएगा, सिर्फ टाइम डिपॉजिट बोलोगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने M1, M2, M3, M4 पढ़े हैं और चारों में ही हमने देखा है कि ये होते तो आपके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं और इनमें जो है वेरियस सारे डिपॉजिट्स आपके इंक्लूड किए जाते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया, मनी सप्लाई इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, which of the following cannot be regarded as disinvestment policy? इनमें से कौन सा है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम रिगार्ड नहीं कर सकते। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको वापस ले लेना, ठीक है। दैट मीन्स अपनी जो शेयर होल्डिंग्स है, अपनी जो ओनरशिप है वो सेल कर देना। डिसइन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के जो वेरियस PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनके जो है डिसइन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक मेजॉरिटी प्रोपोर्शन के जो अपने शेयर्स हैं, अपनी जो ओनरशिप है उसे सेल कर देती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब अगर हम मेजॉरिटी प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो अगर 100% शेयर्स है या 100% आपकी इक्विटी होल्डिंग है, उसमें से अगर आप 50-50% सेल कर दो तो क्या कोई भी मेजॉरिटी बन पा रही है, नहीं। अगर हमें मेजॉरिटी बनानी है, मतलब कि अगर मेजॉरिटी में हम बोल रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो दैट मीन्स हमारी ओनरशिप कम होनी चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 51% की जो इक्विटी है वो सेल करना पड़ेगा, तभी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि वो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। कुछ इक्विटी को सेल कर देना फिर भी खुद ओनर बने रहना, दैट इज नॉट व्हाट वी कॉल डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी इक्विटी को सेल करना, और किस परसेंटेज तक सेल करना, 51%, ठीक है। 49% आप रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 51% ऑफ इक्विटी होल्डिंग आपको सेल करनी पड़ेगी, तभी कोई दूसरा पर्सन जो है वो उस पर्टिकुलर चीज का ओनर बन सकता है, ठीक है। सो दिस इज कंपल्शन। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसे कि हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। ऑप्शन ए, सेलिंग 24% ऑफ इक्विटी होल्डिंग, बी, सेलिंग 15% ऑफ इक्विटी होल्डिंग, सी, सेलिंग 51% ऑफ इक्विटी होल्डिंग, एंड डी, बोथ ए एंड बी। अब इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन ए और बी को हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A and B। ऑल राइट, आई गेस अच्छे से क्लियर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ये दोनों जो है इन्हें हम डिसइन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ A and B। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, मेटल, अनदर करेंसी, नन ऑफ द अबव। जो एक्सचेंज रेट है वो प्राइस होता है एक करेंसी का, किसके रिलेशन में या किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया, गोल्ड, मेटल, अनदर करेंसी और नन ऑफ द अबव। तो अगर आज की डेट में बताएं तो ये अनदर करेंसी हम बिल्कुल इसको बोलेंगे, राइट। तो योर करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी, ठीक। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाइना हैज परफॉर्म्ड बेटर विथ रिगार्ड्स टू नरिशमेंट, maternal mortality rate, infant mortality rate, all of these। चाइना जो है उसने परफॉर्म किया है बेटर किस रिगार्ड में, और किससे बेटर, तो इंडिया एंड पाकिस्तान से बेटर। ये जो चैप्टर है उसमें हमने 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वेश्चन है वो भी उन्हीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चाइना ने इनमें से कौन से फैक्टर्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर देखा जाए तो चाइना का जो पूरा ही ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हर एक एस्पेक्ट में ज्यादा बेटर रहा है इन रिलेशन टू बोथ ऑफ दीज कंट्रीज। एंड अगर हम हेल्थ में भी देखें तो सारी चीजें जो है, जो हेल्थ इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो ज्यादा बेटर है किसके, चाइना के। तो नरिशमेंट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन तीनों में ही बोला जाएगा या हम बोलेंगे कि चाइना ने बेटर परफॉर्म किया है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Identify the correctly matched pair from column A to that of column B। Correctly matched pair हमें identify करना है column A और column B में, ठीक है। फर्स्ट वाला है deflationary gap, selling of government securities। Second, deficient demand, AD is more than AS at full employment level।
देन थर्ड है आपके पास में रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन जो 4C है वो क्या है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट करेक्टेड व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले पे आए, क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है। डिफ्लेशनरी गैप है दैट मीन्स कि इकोनॉमी में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। डिमांड कम है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे वो किस वे में यूज किए जाएंगे, वो ऐसे यूज किए जाएंगे ताकि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो सके, राइट। सो डिफ्लेशनरी गैप में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर गिवन है सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सेल की है सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक, राइट, ये चीज हुई। अब जब सिक्योरिटीज सेल की, कमर्शियल बैंक ने इसको परचेज की, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, इसके लिए मनी पे करने वाली है ना, क्योंकि अगर हम कुछ भी खरीदेंगे तो हमें जो है उसके लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक यहां से क्या करेगी, मनी जो है या हम बोल दें कि पेमेंट जो है वो करने वाली है। ऑल राइट, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक के पास में जो मनी है, जो उनकी क्रेडिट क्रिएशन की जो क्रेडिट क्रिएशन की जो एबिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। हेंस जब कमर्शियल बैंक के पास में कम मनी होगा तो वो आगे जो है फर्दर इकोनॉमी में भी कम मनी इंजेक्ट कर पाएगी। और अगर ऐसा कुछ होगा तो इसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन और ज्यादा वर्सन होगी, ठीक नहीं होगी। तो अगर डिफ्लेशनरी गैप है तो सिक्योरिटीज को सेल नहीं करना है, सिक्योरिटीज को परचेज करना होता है। तो इसके लिए आपका जो A1 है, मतलब 1A जो हमारा ऑप्शन है या पेयर है हम कह रहे हैं, वो हमारा रॉन्ग मैच्ड पेयर है, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट नहीं है। फिर सेकेंड वाले पर आओ, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का कम होना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डिमांड का ज्यादा होना, AD इज मोर देन AS, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन थर्ड वाला है रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होती है, ये वो पॉलिसी होती है जो कि RBI अंडरटेक करती है, एंड फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। तो जो आरबीआई है वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे कैसे जो है प्ले करती है, उन्हें कैसे यूज करती है, इंटरेस्ट रेट वगैरह रेगुलेट किए जाते हैं, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, कितनी क्रेडिट जो है होनी चाहिए अवेलेबल फॉर द कमर्शियल बैंक टू पास ऑन इन द मार्केट, और कितनी नहीं होनी चाहिए, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई लेती है। एंड आरबीआई की पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी। दैट मीन्स 3C जो हमारा पेयर है ये सही है। उसके बाद में फोर्थ वाले पर आओ, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट करेक्टेड व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS। अब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लोग अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें किसी ने बोला नहीं है, लेकिन अगर उन्हें काम मिल भी रहा है तो भी वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। तो ये जो वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सिचुएशन को एक पर्सन खुद ही करेक्ट कर सकता है, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस के हेल्प से वो करेक्ट नहीं होगी। अगर एक पर्सन को काम करना है तो वो करेगा, अगर उसे नहीं काम करना है तो अगर काम मिल भी रहा है तो वो नहीं करने वाला है, राइट। तो वो वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम किसी भी वे से जो है करेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते या हम करेक्ट नहीं कर सकते। वो एक पर्सन का माइंडसेट है, वो एक पर्सन की खुद की जो है मर्जी है, उसकी इच्छा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। तो इसलिए 4D भी जो है ये हमारा करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपका करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, 3C, ठीक। आई गेस क्लियर है आप लोगों का ये जो पूरा हमारा मैच द कॉलम है। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा योर ऑप्शन C, दैट इज 3C, ठीक। फिर आगे चलते हैं। Which of the following are the correct assumptions for the utility approach? Utility approach के लिए इनमें से कौन से हैं जो कि आपके करेक्ट assumptions हैं, ठीक है। यूटिलिटी अप्रोच कहाँ से आ गई आपकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, ठीक है। जो हम बोल दें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, ये वाला लॉ, उसके जो भी अजम्पशंस है, उस लॉ के जो अजम्पशंस है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है।
प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज आर गिवन एंड कंटिन्यू टू चेंज। जो प्राइजेस है कमोडिटीज की वो गिवन है और वो कंटिन्यू होती है किस चीज के लिए, चेंज के लिए, मतलब कि उनमें हमें कंटिन्यूअस चेंज देखने को मिलता है। बी है कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। सी यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। हमें क्या बताना है, हमें जो है करेक्ट अजम्पशन बताना है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन है जो कि करेक्ट है किस चीज के लिए, यूटिलिटी अप्रोच के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। अजम्पशन सही वाला कि हाँ भाई ये चीज हम अज्यूम करते हैं, तो जो कंज्यूमर की इनकम है वो क्या होती है, वो गिवन होती है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ऑलराइट, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, तो हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होगी। ठीक, आई गेस क्लियर है ये चीज आप लोगों को। फिर आ जाए नेक्स्ट वाली जो हमारा क्वेश्चन है उस पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड आइटम्स इन कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में क्या है आपके पास में, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। कॉलम बी में है आपके पास में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेलफेयर। देन 2 वाला देखिए, अगर हम 2B अंडर एस्टिमेटेड, उसको आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लो, अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्सक्लूडेड, base year of current market prices, and fourth one is economic welfare, mental satisfaction and peace। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या बताना है, इसमें से हमें बताना है करेक्टली मैच्ड पेयर कौन से हैं। ठीक है, इनमें से एक कोई सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है और वो बहुत ही क्लियरली हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, बस हमें उसके अकॉर्डिंग जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। सो जीडीपी ऑफ अ कंट्री एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेलफेयर, क्या जीडीपी जो है उसे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेलफेयर कहा जाता है? नॉट नेसेसरली। हमेशा जो है जरूरी नहीं है कि जीडीपी की जो इंक्रीजिंग रेट है या जो जीडीपी है वो एब्सोल्यूटली जो वेलफेयर है उसको मेजर कर पा रहा है, क्योंकि जीडीपी सोलली किस पर बेस्ड होता है, जो प्रोडक्शन है उस पर, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा जीडीपी, बट वेलफेयर डज नॉट नेसेसरली मीन्स दी सेम। इसलिए जो आपका 1A है ये वाला आपका रॉन्ग पेयर है। सेकेंड वाले पर आओ, अंडर एस्टिमेटेड जीडीपी। अंडर एस्टिमेटेड जीडीपी कब निकलेगा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्सक्लूडेड। जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्यों, किन वजहों से, उसकी एक कारण है कि जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं, वो जो है आपके जीडीपी के कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। तो ये क्या आपका करेक्टली मैच्ड पेयर है? बिल्कुल है। तो 2B जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड पेयर है। अभी 3 और 4 को भी एक बार देखकर और अपना जो कंफर्मेशन है वो कर लेते हैं। 3 है आपका बेस ईयर ऑफ करेंट मार्केट प्राइसेस। बेस ईयर जो है वो करेंट मार्केट प्राइसेस का ईयर होता है या कोई बेस ईयर प्राइसेस वाला, मतलब कि जिसमें हम कोई प्रीवियस ईयर को एज अ बेस ईयर मानते हैं और उसके प्राइसेस को हम जो है अपनी कंसिडरेशन में लेते हैं, जो बेस ईयर माना उसके प्राइसेस को लेते हैं, राइट। तो ये जो है यहाँ पर करंट मार्केट प्राइसेस गिवन है, ये वाला पेयर भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। एंड फोर्थ, इकोनॉमिक वेलफेयर, मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड पीस। इकोनॉमिक वेलफेयर का क्या मतलब हो गया, मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड पीस। अब ये जो चीज है ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एंड कहीं से भी जो है लिंक नहीं हो पा रही है, राइट। सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कुछ भी हमारे पास में पेयर गिवन है, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आपका करेक्ट पेयर कौन सा है, 2B, दैट इज अंडर एस्टिमेटेड जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा योर ऑप्शन बी, जो कि है आपका 2B। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनमें से एक जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और वो क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शंस आर फॉरेस्ट, वाटर, सनरेज एंड कोल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिसे कि आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, एक बार अगर आपने उसे यूज कर लिया तो कर लिया, आप जो है वो चीज वापस यूज में नहीं आ सकती है, आप वापस उसे नहीं बना सकते हो। आपने जितनी
क्वांटिटी यूज कर ली है उतनी क्वांटिटी आपके एनवायरमेंट से कम हो चुकी है, वो होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, एकदम ही बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज कोल। सनरेज आप कितनी भी यूज कर लो, आप इंडिविजुअली कितना भी यूज कर लो, वो दूसरे के लिए कम नहीं होने वाली है। वाटर ऑल्सो दी सेम थिंग, आप वाटर यूज कर रहे हो, अगर प्रॉपर जो है आज की डेट में ये हो रहा है कि हमारी जो केयरिंग कैपेसिटी है उससे बाहर हम जा रहे हैं, एनवायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी से बाहर हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमें ये जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड जो वाटर स्कैरसिटी, जो बाकी की स्कैरसिटीज है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, आप उसे यूज करते हो, फर्दर एवरी सीजन जो है रेन वाटर जो है उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो वापस एक सही लेवल पर मेंटेन किया जा सकता है। तो वाटर इज रिन्यूएबल। फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट को कट करते हो और फिर बोलते हो कि अभी ये वापस नहीं होगा, तो वो चीज भी नहीं हो सकती। आप जो हो ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो बना सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हो, आप ट्रीज प्लांट करोगे वो हो जाएंगे, आपने एक कट किया आप प्लांट करोगे तो वो जो है आपको जो आपके वो ट्रीज है वो प्लांट हो जाएंगे, आपको वापस जो है ट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो टाइम पीरियड डिफरेंट रहेगा लेकिन वो क्वांटिटी आप वापस रीगेन कर सकते हो इफ यू वांट। बट अगर आपने कोल को यूज कर लिया तो जितनी भी क्वांटिटी आपने यूज की है आप बाय एनी मीन्स उसे जो है वापस नहीं ला सकते, आप उसे रिन्यू नहीं कर पाओगे। ऑल राइट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, योर ऑप्शन डी, दैट इज कोल। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। According to Samuelson, there are three fundamental and interdependent problems in an economic organization. What are they? एक economic organization में तीन fundamental और interdependent problems हैं, वो कौन कौन सी है? What, when and how, what, how and for whom, what, where and when, what, how and where। तो अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है आपका करेक्ट आंसर बताना है। हेयर आपको बताना क्या है, बेसिकली आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है वो बतानी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन प्रॉब्लम्स है। ये तीनों जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में आपकी आ रही है एक साथ में, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आप क्या प्रोड्यूस करोगे, आप कैसे प्रोड्यूस करोगे और आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे। अगर ये तीन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो एक जो फर्म है उसमें बहुत ही अच्छे से प्रोडक्शन किया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे जो तीनों ये चीज है, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, ये कौन से ऑप्शन में दिख रही है हमें, अपने ऑप्शन बी में, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा योर ऑप्शन बी। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, पावर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड एट, जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग जो पावर्टी लाइन है वो कहां पर एस्टिमेट की गई है। ये आपके कौन से चैप्टर में से आ गया, पावर्टी वाले चैप्टर में से आ गया, ऑफ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका आपको आंसर करना है कि जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग पावर्टी लाइन एस्टिमेट की गई थी और वो कैसे एस्टिमेट की थी, वो कहां पर एस्टिमेट की थी। 3/4 ऑफ अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, 1/3 of adult jail cost of living, 1/4 of adult jail cost of living and 2/3 of adult jail cost of living। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, योर ऑप्शन ए, दैट इज 3/4 of adult jail cost of living। दैट मीन्स इसका मतलब क्या था, ये कैसे एस्टिमेट की गई थी कि जेल में जो प्रॉपर पूरा खाना वाना दिया जाता है, जेल का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका अगर 3/4 कोई भी पर्सन जो है वो अगर क्या कर पा रहा है, कंज्यूम कर पा रहा है, सो दैट मीन्स ही और शी इज अबव द पावर्टी लाइन। लेकिन जो जेल में दिया जा रहा है अगर उसका 3/4 पार्ट से कम कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो आपका पावर्टी लाइन के बिलो आता है, ठीक है। तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग जो है पावर्टी लाइन को एस्टिमेट करने की कोशिश की गई थी एंड ऐसे ही की गई थी कि जेल में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एक पर्सन का जो प्रॉपर पूरे दिन का कंजम्पशन और उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगर उसका 3/4 अगर कोई भी जो पर्सन है वो कमा पा रहा है या कंज्यूम कर पा रहा है, सो ही इज अबव द पावर्टी लाइन, और अगर नहीं तो वो आ जाता है बिलो द पावर्टी लाइन। ऑल राइट,
फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, यूटिलिटी इज अ डैश कंसेप्ट। यूटिलिटी कौन सा कंसेप्ट है? कार्डिनल, क्वालिटेटिव, अल्फाबेटिकल, नन ऑफ दीज। यूटिलिटी बेसिकली ये एक काइंड ऑफ हमारा क्या है? कार्डिनल कंसेप्ट है। दैट मीन्स हमारा जो भी सेटिस्फैक्शन है उसे कार्डिनल टर्म्स में, उसे नंबर के टर्म्स में जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती है बाय यूटिलिटी, राइट। सो यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कंसेप्ट। यहाँ पर हम क्वांटिटी देखते हैं, यहाँ पर हम नंबर्स देखते हैं, ठीक है। सो आई गेस क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। Which of the following is not the function of the central bank? इनमें से कौन सा है जो कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? बैंकिंग फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, लेंडिंग टू गवर्नमेंट, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक। किसका फंक्शन नहीं है बताना है आपको? सेंट्रल बैंक का। इनमें से एक ऑप्शन है जो कि आपका सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। तो कौन सा नहीं है स्टूडेंट्स? बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कौन सा? योर ऑप्शन बी, दैट इज बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक। सेंट्रल बैंक जो है जनरल पब्लिक के साथ में डायरेक्टली डील नहीं करती है। हमारी जो भी बैंकिंग सर्विसेज है वो हमें कहां से मिलती है? कमर्शियल बैंक से। हम कभी भी जो है सेंट्रल बैंक के पास में नहीं जाते कि हमारे अकाउंट खोल दीजिए या आप हमें लोन दे दीजिए, बिकॉज हम लोग जो है एलिजिबल ही नहीं है सेंट्रल बैंक के पास जाने के लिए। सेंट्रल बैंक एंड जनरल पब्लिक के बीच में एक लिंकिंग जो है वो क्या है? कमर्शियल बैंक, ठीक है। लिंक क्या है हम दोनों का? कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक जो वो कमर्शियल बैंक से इंटरैक्ट करती है, जनरल पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक से इंटरैक्ट करती है और अपनी सर्विसेज जो है वो अवेल करती है, ठीक है। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं? गवर्नमेंट को वेरियस बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को लेंड भी करती है, साथ ही साथ कमर्शियल बैंक्स को भी लेंड करती है। बस और बस जो आपकी सेंट्रल बैंक है उसका जनरल पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं होता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन बी है दैट इज बैंकिंग फैसिलिटीज टू पब्लिक, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में एक केस स्टडी है स्टूडेंट्स, इस केस स्टडी को हमें पढ़ना है और आगे आने वाले क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होगा। नाउ एक चीज जो मैंने आप लोगों को हमेशा से बताई है दैट इज जब भी आप केस स्टडी को सॉल्व करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले जाकर सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और फिर उसके बाद में आपकी केस स्टडी पढ़नी है। एट प्रेजेंट यहाँ पर मैं पहले केस स्टडी पढ़ूंगी क्योंकि मैं इतनी बार स्लाइड चेंज करूंगी तो वो आप लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, और आंसर्स वैसे ही रिवील हो जाएंगे तो वहां पर समझने वाली कुछ चीज नहीं बचेगी। तो इसलिए मैं पहले केस स्टडी पढ़ूंगी, लेकिन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है? बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ में पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर केस स्टडी पर आओ। तो जब आप क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ चुके होगे और केस स्टडी पढ़ोगे तो जहां पर भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर होगा तो वहां पर आपका जो है माइंड क्लिक करेगा कि हाँ देखो उस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें यहां से मिलने वाला है और आप वहां से जो आंसर है वो ढूंढकर टिक कर सकते हो। तो इसमें आपका जो टाइम है वो बचेगा। ऑल राइट, अब आ जाते हैं केस स्टडी पर। रीड द केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चन 47 to 50. The Coca-Cola Company is an American multinational beverage company with its headquarters in Atlanta, Georgia. The first company that conducted its operation in the soft drink industry was Coca-Cola. It is world's largest non-alcoholic beverage company, serving more than 1.8 billion consumers daily in more than 200 countries. It has portfolio of more than 3,500, more than 800 number or low calorie products, ठीक है। तो ये इस वाले पैराग्राफ में कोका कोला कंपनी के बारे में जो है चीजें बताई गई दैट इट इज द फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो कि इतना जो है सक्सेस पा चुकी है और ये मतलब कि फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जिसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज और ये कहाँ पर जो है सिचुएटेड है वो भी बताया गया है, ठीक है। However, the company is best known for its flagship product Coca-Cola, which was originally intended to be a patent medicine, was invented in 1886 by pharmacist John Smith
Pemberton in Columbus, Georgia. The Coca-Cola products can be termed as normal goods, and in August 2019, Coca-Cola has introduced the new product into the market, that is zero sugar, where the demand has increased for the product in the market. ठीक है. However, जो ये कंपनी है ये इसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट के लिए बहुत जानी जाती है, मतलब कि हम जो है जो कोका कोला ड्रिंक है उससे इसको जानते हैं, बट ओरिजिनली जो है ये एज एन मेडिसिन में क्या हो रही थी, एज एन ये लोग बनाना चाहते थे समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल थिंग. ठीक है. बट फिर ये जो है इस चीज में काफी क्या हो गया, इस चीज में काफी सक्सेस मिली, एंड इन अगस्त 2019 कोका कोला ने अपना जो है एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज जीरो शुगर, जो कि काफी अच्छा चला एंड उसकी डिमांड जो है वो काफी इंक्रीज हुई है इन द मार्केट. ठीक. According to the Council of Australian Food Technology Association and Institute of Food Science and Technology, the Australian non-alcoholic beverages industry has been growing steadily with 2.3% increase in overall production in the year 2000, which amounts to 2.25 billion liters. अब यहाँ पर जो है कुछ बताया गया है हमें according to the Council of Australian Food Technology Association and Institute of फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो ऑस्ट्रेलियन नॉन एल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो कर रही है और वो स्टेडली ग्रो कर रही है फ्रॉम द ईयर 2000, और इसका जो प्रोडक्शन है वो ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है टू जो आपका 2.3% था, 2.3% का इंक्रीज हमें ओवरऑल प्रोडक्शन में दिखा है इन द ईयर 2000. ठीक है. और जिसका अमाउंट हमारे पास में इन द नंबर्स अमाउंट गिवन है 2.25 बिलियन लीटर्स, इतना प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है. हाउएवर इन द रीसेंट ईयर सेल्स ऑफ कस्टमरली carbonated soft drinks have dropped as more as customer have become health conscious and move away from high calorie sugary drinks. Soft carbonated drinks and other alcohol free beverages manufacturers have also sensed the effects of intensifying competition from private labor soft drink makers. Nevertheless, sales of greater value energy and sports drinks have driven profit generation in the industry. अब जैसे जैसे जो है लोगों का जो माइंडसेट है वो और ज्यादा ओपन अप होता जा रहा है, लोगों में डेवलपमेंट हो रहा है अपने आप में, तो वैसे ही जो है अवेयरनेस भी बढ़ रही है ऑफ हेल्थ, राइट. हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग, तो इसके लिए अब जो है लो कैलोरी लो शुगर ये सारी चीजें चलने लगी है. तो ऐसे में ही जो ये इंडस्ट्री है उन्होंने सेंस किया है इस चीज को भी, उन लोगों ने भी जो है इस चीज का इफेक्ट देखा है कि अब जो है प्रोटीन जो शेक्स हो गए या हम बोले कि जो एनर्जी एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं उनकी ज्यादा सेल्स है एज कंपेयर टू दीज अनहेल्दी थिंग्स, राइट. एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं जो लोग इन्हें अवॉइड कर रहे हो उनके हिसाब से अनहेल्दी है कि नहीं यार वो चीज ठीक नहीं है, उसमें ये है उसमें वो है, राइट. तो ये चीज जो है ये देखी गई है एंड इवन सेंस्ड की गई है बाय ऑल दी पीपल देयर. ठीक है. नाउ देखते हैं क्वेश्चंस को. द डिमांड फॉर कोका कोला इज डैश इन द प्रेजेंट टाइम्स, इलास्टिक इनइलास्टिक बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी. आज के टाइम में ठीक है, आज के सिनेरियो को देखकर बताना है आपको कि जो डिमांड है कोका कोला की वो कैसी है, वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. बहुत ही क्लियरली इलास्टिक है. क्यों? देखो कोका कोला जो है उसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं. जब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तब उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है. विद अ चेंज इन प्राइस द डिमांड कैन चेंज. क्यों? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. आपको अगर प्राइस बढ़ाना है बढ़ा लो, हम दूसरी जाके जो है अपनी सॉफ्ट ड्रिंक ले लेंगे, हम पेप्सी पी लेंगे, राइट. सो ये बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, आज की डेट में हमें पता है कि कॉम्पिटिशन है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो इसके लिए डिमांड कैसी है, डिमांड आपकी इलास्टिक है. एंड प्रेजेंट टाइम्स की पूछा गया तो आपको आपकी आज के टाइम की बतानी होगी. ठीक है. Then the demand for Coca-Cola has dash increased, decreased, remained same, can't say. जो डिमांड है कोका कोला की वो क्या हुई है, वो डिक्रीज होती हुई अब हमें दिख रही है. क्यों? बिकॉज ऑफ दी हेल्थ कॉन्शियसनेस, राइट. यही चीज हमने एट द एंड यही पढ़ा ना कि जो सारे ये इंडस्ट्रीज हैं
नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, उन लोगों ने ये चीज सेंस की है कि ये जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है इसकी वजह से जो इनके प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड पर इफेक्ट पड़ा है, राइट। सो ओवर द ईयर अगर हम अब बात करें तो ये चीज इनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई थी इनिशियली, इंक्रीज हो गई, लेकिन अब जो है ये डिक्रीज होने लगी है, राइट। बिकॉज अब लोग जो हैं वो आपके जो स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उन पर ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन डैश इज द want to buy a product backed by purchasing power. Dash is the want to buy a product backed by a purchasing power. Supply, demand, production and cost. क्या होगा, क्या यहाँ पर देखो फिट करके देखो, supply is the want to buy. अगर मुझे बाय करना है तो सप्लाई कहां से आया, राइट। अगर मुझे बाय करना है, अगर बाय करने की बात कर रही है तो प्रोडक्शन भी नहीं आ सकता है ना। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डिमांड आएगा। डिमांड इज द वांट टू बाय अ प्रोडक्ट बैक्ड बाय परचेसिंग पावर। डिमांड एक वांट होती है कि हमें जो है एक प्रोडक्ट को बाय करना है, किसको देखते हुए, अपनी परचेसिंग पावर को देखते हुए। हमारी जितनी परचेसिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अगर मेरी परचेसिंग पावर हाई है तो मैं हाई प्राइस प्रोडक्ट खरीद पाऊंगी, अगर लो है तो मैं लो प्राइस प्रोडक्ट खरीदूंगी। सो दैट मीन्स डिमांड इज द वांट, डिमांड एक वांट है टू बाय अ प्रोडक्ट बैक्ड विथ परचेसिंग पावर। ऑल राइट, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हाट हैज हैपेंड टू द डिमांड ऑफ जीरो शुगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। क्या हुआ है किसकी डिमांड को, जीरो शुगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं उनकी डिमांड पर क्या इफेक्ट है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्ड सेम, कांट से। तो ये हमने देखा कि दिस हैज इंक्रीज्ड बिकॉज नो शुगर थी वो, ठीक है, जीरो शुगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थी। और यही हमने देखा कि अगस्त 2019 के बाद में जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बाद में इसकी जो डिमांड है वो हमने इंक्रीज होते हुए देखी है, बिकॉज दिस इज अ जीरो शुगर कार्बोनेटेड प्रोडक्ट, दैट मीन्स हेल्दी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द पीपल, जो लोग नहीं जो है कंज्यूम करना चाहते हैं इन सारी चीजों को। ऑल राइट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, योर ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। सो आई गेस क्लियर हो गई है केस स्टडी आप लोगों को अच्छे से। केस स्टडी के अलावा ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े, आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। पूरा सैंपल पेपर 3 आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं एंड आई गेस कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।